तो कल हम लोगों ने बात किया था कि आज से हम लोग एक हफ्ते के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा प्रैक्टिकल की कुछ क्लासेस बची हुई हैं, 2 यूनिट लगभग बची हुई है, तो उसको हम लोग इस हफ्ते में क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद से अगले हफ्ते से आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होना है, जैसे थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है वैसे ही 75 नंबर का प्रैक्टिकल का होगा। तो उसके लिए 4 यूनिट सिलेबस का है, देखे ही होंगे आप लोग। 2 यूनिट हो चुका है, उसको लिख के साइन करा लेना है और उसको तैयार कर लीजिए। बाकी जो 2 यूनिट पे बात करते जाएंगे उसको अपने साथ तैयार करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो दूसरी यूनिट है जिसका हेडिंग है क्या हेडिंग है, मानचित्र प्रक्षेप, मैप प्रोजेक्शन। तो जो हम लोग फर्स्ट सेम, कौन सी क्लास है ये, प्रैक्टिकल क्लास। और इस प्रैक्टिकल क्लास में जो हमारा कौन सा यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, वो क्या है, मैप प्रोजेक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप या प्रक्षेपण, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो इसमें हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरत है उसकी, है ना। और साथ ही में अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, या अक्षांश और देशांतर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर इसके बाद कल की अगली क्लास में होगा कि इसका डिवीज़न कैसे किया गया है मानचित्र प्रक्षेप का। फिर कुछ प्रकार हैं जो हमको जानना है कि वो कैसे मानचित्र प्रक्षेपण होता है, उसको बना के देखेंगे, है ना। तो पहले तो हम लोग शुरू करते हैं कि मैप प्रोजेक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 शब्द हैं, एक है मैप और एक है क्या है, प्रोजेक्शन। एक क्या है मानचित्र और एक क्या है प्रोजेक्शन, है ना। हम आपको जब पहली क्लास कराए थे प्रैक्टिकल वाली, तो उसमें हम आपको 2-3 शब्द का मतलब समझाए थे। एक था कार्टोग्राफी, मानचित्र कला, एक शब्द था मानचित्र। तो क्या होता है दोनों में अंतर, कौन बताएगा। मानचित्र कला, कार्टोग्राफी हम आपको बताए थे कि जिसमें सब कुछ आता है, चाहे आप टेबल बना रहे हो, चाहे आप मानचित्र बना रहे हो, चित्र बना रहे हो, है ना, रेखा चित्र बना रहे हो, तो कार्टोग्राफी में सारी चीज़ें आती हैं, है ना, जो कि प्रैक्टिकल में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मानचित्र जो है वो मानचित्र कला का एक क्या है, भाग है। मानचित्र भी मानचित्र कला में आएगा। मानचित्र कला एक बहुत बड़ा, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें आ रही हैं, उसी में से एक क्या है, मानचित्र भी है, ठीक है। तो मानचित्र में जनरली हम लोग क्या करते हैं, पैमाना आधारित धरातल की दूरियों को हम कागज पर दिखाते हैं पैमाने के आधार पर, यही ना करते हैं। जैसे आप लोग समपटल सर्वेक्षण किए प्रैक्टिकल ग्राउंड में ले जाके, तो जो पृथ्वी पर जो दूरियां थी, वास्तविक दूरी, उसको किस पे दिखाए हैं, पैमाने पे दिखाए, पैमाने के आधार पर कागज पर दिखाए हैं, वही है मानचित्र। तो मानचित्र में पैमाना होता है, एक निश्चित पैमाना, और रेखा चित्र में पैमाना नहीं होता। रेखा चित्र मतलब कोई डायग्राम आप बनाते हैं ना, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बना दिए, और दूसरी तरफ आप मैप बनाते हैं। लेकिन आप जो कॉपी में मैप बनाते हैं भारत का या विश्व का, तो क्या पैमाना बना के बनाते हैं, नहीं। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो पैमाना बना के कर रहे थे, RF एक माने थे, उस पर आधारित बनाए थे। तो मैप प्रोजेक्शन क्या है, तो मैप हो गया। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रक्षेप मतलब, प्रोजेक्शन मतलब होता है किसी की क्या, छाया या उसका प्रतिबिंब बनाना। जैसे मैं खड़ा हूँ, धूप में खड़ा रहूँ, तो मेरी जो छाया बनती है वो मेरा एक प्रोजेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी है ना, या ग्लोब है, जैसे ये पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है ग्लोब, है ना। पृथ्वी तो ऐसे नहीं है, पृथ्वी बहुत विशाल है, और उसमें गड्ढे भी हैं, पर्वत भी है, पठार भी है, नदियाँ भी हैं। तो क्या इसमें नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही हैं, नहीं, केवल एक प्रदर्शक रूप में है, एक उसका प्रारूप है। लेकिन पृथ्वी वास्तव में इससे भी अलग तरीके से है, बस समझने के लिए ऐसा बनाया है। तो प्रक्षेप क्या होता है कि जो वास्तविक रूप में कोई वस्तु है उसको किसी और रूप में दिखाना, उसका रूप दूसरा तरह का। जैसे पृथ्वी है,
तो पृथ्वी को हमको देखना है। अब हम पृथ्वी को देखने के लिए हमको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अब भाई हम पृथ्वी पे ही तो खड़े हैं, क्या हमको पृथ्वी दिखाई दे रही सही से? कहाँ पे कैसी ऊंचाई है, क्या क्या कैसे है, कहाँ पे कैसे नदियाँ हैं? तो या तो हम अंतरिक्ष में जाएं और पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहें, तब देख पाएंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है, सब लोग कर भी नहीं सकते। जिसके पास पैसा है मान लीजिए वो हवाई जहाज में बैठ जाएगा, देख भी लेगा। तो स्टूडेंट होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। और हमेशा आप हर जगह ग्लोब भी नहीं ले जा सकते हैं भाई। एग्ज़ाम हॉल में ग्लोब लेके जाएंगे, या आप पढ़ रहे हैं तो सब ग्लोब भी नहीं खरीद सकते हैं। तो हम कैसे मानचित्र का प्रयोग करते हैं? जो कि कागज़ पर समतल रूप में हो। मैप की बुक खरीद लेते हैं, उसमें पेपर पर बना होता है। तो वो कैसे पृथ्वी गोलाकार है तो वो कागज़ पर दिखा सकते हैं। आप लोग 3D में मूवी देखे हैं? 3D में नहीं देखे, सुने तो होंगे कि 3D में भी मूवी देखते हैं। वहाँ जाते हैं तो बस एक चश्मा दे देते हैं आपको, 3D चश्मा होता है, बाकी स्क्रीन फिर आपको 3D दिखती है। 3D और 2D समझते हैं? दो शब्द हैं, एक है 2D, एक है 3D। मैं थोड़ा बहुत पढ़े रहे होंगे तो समझे होंगे। इसको कहते हैं हिंदी में द्विविमीय, इसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय। ये डायमेंशन, वीमा मतलब क्या होता है? डायमेंशन, दिशा समझते हैं ना? एक दिशी, दो दिशी, त्रिदिशी। कैसे होगा ये? जैसे देखिए, अगर एक ही लाइन खींचे आप, इसको समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है ये। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, ऐसे एरो बना दिया है, मतलब कि ये लाइन इस दिशा से इधर की ओर जा रही है। ये जो लाइन खींची गई है इस एरो के हिसाब से, तो अगर इसको देखेंगे तो ये इस दिशा में जा रही है लाइन। अगर बढ़ाते जाएं तो ये केवल एक दिशा दिखा रही है। अगर जैसे आप लोग सड़कों पे जाते हैं तो सड़क पे लिखा होता है ना कि शक्ति नगर, ऐसे एरो बना होगा और शक्ति नगर यहाँ से 25 किलोमीटर। तो ऐसा एरो क्यों बनाते हैं इधर? ऐसे क्यों नहीं बना दिए? क्योंकि इधर ही आपको जाना है। अगर ऐसे बना देते तो आपको ऐसे जाना है। तो मतलब इस एरो का मतलब क्या है कि ये एक दिशा दिखा रहा है, एक तरफ दिखा रहा है ना, एक ही दिशा दिखा रहा है। इसी में साथ में एक और ऐसे खींच दिया जाए तो मतलब ये एक लाइन इधर दिशा दिखा रही है, एक लाइन इधर दिखा रही। तो अभी तक ये कैसा था? 1D था, एक डायमेंशन में था, ठीक है ना? मतलब एक दिशा दिखा रहा था। अब ये कैसी, कौन सी दो दिशाएं दिखा रहा है? जैसे इसको अगर आप एक्स एक्सिस मान लें, है ना, आप लोग जब मैप बनाते हैं, वो अलग ग्राफ चार्ट बनाते हैं तो उसमें एक्स और वाई मानते हैं ना, तो जो एक्स है वो एक दिशा दिखा रहा है ना, पृथ्वी के समानांतर, तो एक बीमा दिखा रहा है, एक दिशा। जब उसमें एक और उसके परपेंडिकुलर लंबवत खींच दिया गया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो एक बीमा ये हो गई और दूसरी बीमा ये हो गई। तो ये कैसा? ये हो गया 2D। तो जो 2D होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लंबाई होगी और एक क्या होगी? चौड़ाई होगी, ठीक है ना? समझ रहे हैं बात कि नहीं? जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड है आपका, हालांकि ये 3D है क्योंकि इसमें इसकी मोटाई भी है, पर इसकी मोटाई को आप नज़रअंदाज अगर कर दें, उसको भूल जाइए कि ये मोटा भी है। तो अगर आप देखें तो ये ऐसे है और फिर ऐसे है, लंबा है और इतना क्या है? चौड़ा है। मतलब ये दो दिशा में, दो डायमेंशन है इसके, 2D है, ठीक है ना? अगर 3D होगा तो क्या होगा? 3 वीमा हो जाएगी। 3 वीमा कैसे होगी? अब इस ब्लैक बोर्ड में आप 3 वीमा नहीं दिखा सकते, इसमें आप 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते। 3 डायमेंशन क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि एक तो ऐसे दिखा दिए, एक ऐसे, अब तीसरा कहाँ दिखाएंगे? तीसरा इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, बाहर की ओर, मतलब तीसरा ऐसे होगा, तीसरी लाइन ऐसे होगी, तब ये क्या होगा? 3D होगा। 3D मतलब जैसे हम लोग 3 डायमेंशन में हैं। अगर हम लोग 2D होते तो
तो हमारी जो मोटाई है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं इतना लंबा हूँ, ऐसे कुछ चौड़ाई है, बीच में ऐसे कुछ मोटाई होगी, मान लीजिए इतनी बड़ी मोटाई है मेरी, तो अगर मैं 2D में होता तो वो मोटाई ना होती, मैं एकदम कागज़ की तरह होता। समझ रहे हैं? अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं कि आप कागज़ की तरह कैसे दिख रहे हैं? जैसे पेज हमारा ये जो है, ये एक पेज जो है ये कौन से डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में, क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। हालांकि इसकी मोटाई है लेकिन उसको नगण्य मान लेते हैं। लेकिन ये जो बुक है ये कौन से डायमेंशन में है? 3D है, क्योंकि इसकी देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और इतनी मोटाई है। तो इसका एक पेज 2 डायमेंशन में है और पूरी बुक कैसी है? 3 डायमेंशन में है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जहाँ तीनों होगा वह कैसा होगा? 3 डायमेंशन में। तो हम लोग ऐसे ही हैं, लंबे हैं, इधर थोड़ा चौड़े हैं और इधर मोटे भी हैं। तो अगर मोटाई अगर घटा दिया जाए तो हम लोग कैसे पेज की तरह दिखेंगे? तो आँख वाँख चपटी चपटी रहेगी, पूरा एकदम पूरे चपटे से दिखेंगे। सोचिए कैसे दिख रहे होंगे आप लोग, है ना? कार्टून जैसे दिखता है मूवी, मतलब टीवी में कार्टून जैसे दिखता है, उसका सामने से बस दिखेगा, वैसे ही दिखेंगे, है ना? तो वो अलग बात है कैसे दिखते हैं हम लोग, तो अपने आप को इमेजिन करते रहिए। तो जैसे ये कमरा है कैसा है? 3 डायमेंशन में है ना? इसकी चौड़ाई है, लंबाई है और ऊंचाई भी है। तो 2D और 3D समझ में आया कि नहीं? तो हम मानचित्र प्रक्षेप में क्या करते हैं? पृथ्वी कैसी है? 2D है कि 3D है? पृथ्वी 3D है, गोला है। पृथ्वी एक गोला है ना? वृत्त और गोला में अंतर समझते हैं? सर्किल और स्फीयर। एक शब्द है वृत्त और एक है गोला। इंग्लिश में कहते हैं सर्किल और इसको क्या कहते हैं? स्फीयर। दोनों में अंतर समझते हैं? क्या होता है अंतर? जैसे ये क्या है? स्फीयर है कि वृत्त है? सर्किल है? ये वृत्त है कि सर्किल वो स्फीयर है? गोला है? गोला है कि वृत्त है? वृत्त है। गोला कैसा होगा? है? गोला है तो वृत्त कैसे होगा? मतलब ये जो बनता है ये गोला है, ये गोला है, ये वृत्त है। आप लोग चूड़ियाँ पहने हैं, सब लोग पहने होंगे, कंगन चूड़ी पहने होंगे, वो गोला है कि वृत्त है? गोला है, वो वृत्त है। क्या है वो? वृत्त है। ये क्या है? गोला है, स्फीयर है। ठीक है ना? दोनों में अंतर होता है। जो वृत्त है वो एक 2 डायमेंशन में बनता है, 2D। जैसे मैं इसमें ऐसे बनाऊंगा तो ये हमेशा 2 डायमेंशन में है ना, ये वृत्त है। यही जब 3 डायमेंशन में हो जाएगा, जैसे आप एक चूड़ी लीजिए, घर में होगा जाके देखिएगा, एक चूड़ी लीजिएगा, उसको रख दीजिएगा, या वो ली हुई है, तो जब एक सिंगल चूड़ी लेंगे तो वो 2 डायमेंशन में, अगर उसकी मोटाई को नज़रअंदाज कर दें, आप भूल जाएं, तो वो 2D। लेकिन एक चूड़ी के ऊपर कई सारी चूड़ियाँ रख दीजिए इतना ऊंचाई का, है ना, और सबको मान लीजिए कि सब जुड़ी हुई हैं, एक ही चूड़ी है, तो वो जो इमेजिन कर पा रहे हैं आप, वो क्या है? गोला है। जैसे फुटबॉल है, वो गोला है ना? भले वो अंदर से खोखला है लेकिन खोखला गोला भी होता है ना? तो जो वृत्त है वो कैसा है? 2D में है, और जो गोला है वो क्या है? 3D में है। ठीक है ना? जैसे ये ग्लोब जो है किस में है? 3D में है। पृथ्वी कैसी है? 3D है, 3 डायमेंशन है उसमें। ठीक है ना? क्योंकि वो गोला है। तो पृथ्वी एक गोलाकार है, 3 डायमेंशन में है। लेकिन हमारा कागज कैसा है? 2 डायमेंशन है ना? जैसे हम अभी बताए थे ना कि एक कागज एक कैसा है? 2 डायमेंशन में है। तो हमको उस 3D को किस पे बनाना है? इस 2D पे बनाना है। उस पूरे 3D को किस में बनाना है? इस 2 डायमेंशन पे बनाना है। उसी के लिए प्रक्षेप की ज़रूरत होती है। इतना कहानी बताने का मतलब क्या है कि प्रक्षेप का महत्व क्यों है? क्योंकि आप 3 डायमेंशन की चीज़ को डायरेक्ट 2D पे नहीं बना सकते हैं। उसके लिए
जैसे ये ग्लोब है तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जो अभी बात करेंगे अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दो बीमा पर, टू डायमेंशन पर क्या करते हैं, हम दिखाते हैं, प्रक्षेप लेते हैं, उसका प्रतिबिंब लेते हैं, फिर मैप बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है कि जो पृथ्वी है वह त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन में है, उसको 2 डायमेंशन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र प्रक्षेपण का प्रयोग करते हैं और उसमें प्रक्षेप लेते हैं अक्षांश और देशांतर का। ठीक है, क्यों करना है हमको ऐसे? क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी हैं या हमको कहीं भी, क्यों? क्योंकि ये ग्लोब ले आना बहुत कठिन है ना। आप भाई इसको बैग में डालेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ा बैग भी लेना पड़ेगा आपको, लेकिन जो कागज़ में मैप बना है उसको आप कहीं भी जेब में भी डाल के लेके चल सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप ले जा सकते हैं आराम से, कॉपी में बना सकते हैं आराम से। ग्लोब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कॉपी में ग्लोब बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है ना, इसको 2D में नहीं बना पाएंगे आप। 2D में बनाएंगे तो इसका एक ही भाग दिखाई देगा। जैसे आप चाँद देखते हैं तो क्या चाँद जैसे दिखाई देता वैसे है? चाँद तो हमको ऐसे दिखाई देता है, एक तो गोला ऐसे ही दिखता है ना, लेकिन क्या ऐसा ही है? नहीं, वो गोला है, स्फीयर नहीं, वृत्त नहीं, हमको वृत्त की तरह दिखाई देता है। वो एक ऐसे ही रेखा दिखाई देती है चांद की, तो क्या वो वृत्त है? वो पृथ्वी की तरह ही 3 डायमेंशन में है, गोला है पूरा। तो जब हम गोले को सामने की तरफ से देखते हैं तो केवल उसका वृत्त बस दिखाई देता है। जैसे सूर्य दिखाई देता है तो उसका केवल हमको 2 डायमेंशन ही दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे इसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको इधर वाला भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे का भाग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। जैसे ये सब जो बने हैं ये 2 डायमेंशन में ही बने हैं। ठीक है ना। तो ये है। अब चलिए थोड़ा इसमें और बात कर लेते हैं आगे। तो अगर लिखाएं भी है? परिभाषा लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, मानचित्र प्रक्षेप की लिखिए। मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है, मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है, वह विधि है जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी, जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी भाग को, गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी भाग को अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से, अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से चपटे तल, चपटे तल, समतल, चपटे तल या कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। चपटे तल या कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। यही तो हम आपको बताए हैं कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है, कि जो पृथ्वी है उस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हमने बनाया, अक्षांश देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची हुई हैं प्राकृतिक रूप में, हमने खींचा है उसको। ये जानते हैं कि नहीं? अक्षांश देशांतर रेखाएं जो पढ़ते हैं हम लोग, वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है, हमने अपने सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए हमने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिए। कोई पूछ ले कि अक्षांश देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर क्या प्राकृतिक रूप से खींची हुई हैं, तो ये गलत है, प्राकृतिक रूप से नहीं खींची हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, गोलाकार पृथ्वी है या उसके किसी भाग को हमको दिखाने के लिए, समतल पर कागज पर दिखाने के लिए हम मानचित्र प्रक्षेप विधि का प्रयोग करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप एक क्या है, विधि है ना। जैसे चाय बनाने की कई विधियां हो सकती हैं, कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं आप, उसकी कई विधियां होती है ना, कोई तरीके से बनाता है, कोई के जैसे। वैसी एक विधि है ये क्या बनाने की, मैप बनाने की, 3 डायमेंशन पृथ्वी को 2 डायमेंशन में दिखाने। ठीक है, इतना क्लियर है ना।
इसका प्रयास जो है आरंभ, जो ऐसा मानचित्र प्रक्षेप बनाने का प्रयास जो है बहुत पहले से है। जैसे अरस्तु जब था, अरस्तु ने प्रमाण दिया कि पृथ्वी गोलाकार। पहले तो पृथ्वी को चपटा मानते थे कि तस्तरी की तरह है, इसीलिए पहले मानते थे कि भाई समुद्र में मत जाओ, आगे जाओगे गिर जाओगे खाई में। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोलाकार है तो आप एक जगह से चलेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएंगे। क्योंकि पहले जब ये माना जाता था पृथ्वी कैसी है, चपटी है। जब प्लेट देखते हैं ना, प्लेट जिसमें आप लोग समोसा चाट फुल्की सब खाते रहते हैं, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी के? तो आ रहा है तो आपकी मतलब अच्छा है, तो आपका जो जीभ है वो अच्छे से काम कर रहा है। नहीं आ रहा है तो समस्या है, डॉक्टर को दिखाइए। तो जो प्लेट है वो चपटी है। तो पहले ये मानते थे कि भाई प्लेट जब चपटी है उसी की तरह क्या है, पृथ्वी है। मतलब जितना चपटा भाग है वही है स्थल मंडल, बाकी उसके नीचे आगे खाली है। जैसे मान लीजिए ये इतना पृथ्वी है चपटाकार, इसके आगे पीछे नहीं पता है क्या है। पानी भरा था तो उनको लगता था कुछ नहीं है। तो वो कहते थे कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हो समुद्र को पार मत करो, समुद्र को पार करोगे पता नहीं गड्ढा वड्ढा है बहुत बड़ा, गिर गए। तो चपटाकार होने के कारण ये था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, चपटा नहीं है, कैसी है, गोलाकार है। तो जब पता चला गोलाकार है तो प्रमाण उमार दिया गया। तो अरस्तु ने भी प्रमाण दिया और अरस्तु ने ही प्रयास प्रारंभ किया किसका, मानचित्र प्रक्षेप का, कि कैसे हम उसको भाई 3 डायमेंशन को 2D में दिखाएं। फिर उसके बाद बहुत सारे यूनान और रोमन के भी भूगोलवेत्ता है जिन्होंने ऐसा प्रयास शुरू किया। उसमें कई नाम हैं, जैसे इरेटास्थनीज है, हिप्पारकस है, टालमी है। ये आप लोग जब वो वाला पढ़े होंगे, पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उसमें इन सब के बारे में है। तो थोड़ा उसको जाके पढ़िएगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं भूगोल में आगे। तो भूगोल में कैरियर बहुत अच्छा है, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, आप जैसे कर लें। अगर आप सही से यूजी पीजी कर लें तो भी आप बहुत अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। टीचिंग में बहुत अच्छा है इसमें, है ना। तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आना चाहिए। ये सब्जेक्ट मज़ेदार इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल को आप लोग बोझ की तरह मत लिया कीजिए, प्रैक्टिकल से ही अच्छा सही नॉलेज आपको मिलता है। जैसे मैं आपको बस बताता कि मानचित्र धरातल की दूरी को मानचित्र पर कैसे दिखाते हैं, मैं पढ़ा देता। लेकिन आपने जब जाके समपटल सर्वेक्षण ग्राउंड में किया तब ना आपने सीखा कि कैसे उसको दिखाते हैं। मैं आपको बस सुना दूं, कहानी सुना दूं, बोल दूं, पढ़ा दूं क्लासरूम में, लेकिन आप उसका जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी ना आपको समझ में आता है चीज़ें क्या हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लिया जाता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और कोई भी नॉलेज है अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो वो व्यर्थ है। अगर आप पढ़ते बस हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या महत्व का है। जैसे कोई कंप्यूटर आपको केवल पढ़ा दे कि होम पेज पे जाना, विंडो टच करना, ओपन हो जाएगा, तो क्या आप समझ जाएंगे? जब तक कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने प्रयास किया आगे, ठीक है, और उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे ही पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर, जैसे ग्लोब है इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई और फिर इन्हीं के सहारे प्रक्षेप किया गया, है ना, इनको 2D में बनाया गया। ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि कोई भी आप प्रक्षेप का प्रयोग कीजिए, कोई भी प्रक्षेप, कई सारे तरह के प्रक्षेप हैं, हम लोग प्रकार देखे हैं। किसी भी प्रक्षेप से आप क्या करेंगे, पृथ्वी को एक समतल कागज पर दिखाएंगे। तो यह जब प्रक्षेप करते हैं ना तो वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। शुद्ध मतलब कि उसका कुछ न कुछ कमी रह जाती है, चाहे वह क्षेत्रफल के आधार पर हो, चाहे उसके आकृति के आधार पर। जैसे अलग अलग तरह के प्रक्षेप में जो देश हैं उनकी आकृति अलग अलग दिखती है, किसी में लंबा दिखेगा, किसी में चौड़ा दिखेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो मैप आप लोग देखते हैं, जैसे भारत का ही मैप आप देख रहे हैं, तो जब प्रक्षेप का प्रकार बदलता है तो मान लीजिए किसी प्रक्षेप में भारत का आकार ऐसे है, ठीक है, किसी प्रक्षेप में ये कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, किसी में चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि मानचित्र जब आप 3D से 2D पे प्रक्षेप करते हैं वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, कुछ आधार तक वो क्या होता है,
थोड़ा उसमें कमियां रह जाती हैं, ठीक है। तो वो अभी तक वो सॉल्व नहीं हो सका है, इसीलिए कई तरह के प्रक्षेप प्रचलित हैं। हम लोग जो प्रयोग करते हैं ग्लोब, ये क्या है? ग्लोब है ना, ग्लोब है ये। पृथ्वी का छोटा सा नमूना है इसमें यह। तो हम लोग जो शिक्षण संस्थानों में ग्लोब प्रयोग करते हैं वो कितना बड़ा होता है? 20 से 60 सेंटीमीटर त्रिज्या। भाई ग्लोब क्या है? ये त्रिज्या के आधार पर होगा ना, ग्लोब बनाया जाएगा कैसे? त्रिज्या के आधार पर। त्रिज्या समझते हैं? जैसे ये वृत्त है तो यहाँ से इतनी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से उसके, इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है ना, परिधि। तो जो परिधि है, जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो ये क्या है? इसके केंद्र से इसके परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। और यही त्रिज्या जब दुगुना कर देते हैं तो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है ना। इसको क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो हम लोग ग्लोब प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है? 20 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर होता है ना। 20 से 60 सेंटीमीटर के बीच का क्या होता है? उसका व्यास होता है। 20 से 60 सेंटीमीटर व्यास होता है, मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 से 30। अगर व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में है। मान लीजिए अगर 20 सेंटीमीटर का व्यास है, इस वृत्त का व्यास कितना है? 2r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर क्या होगा? यहाँ 2 है तो इधर 2 से इधर भाग दे देंगे तो 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाएंगे, उसी पे क्या बना देंगे? पृथ्वी को दिखा देंगे, ग्लोब। तो जो ग्लोब का आकार है वह 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उतने व्यास का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे पढ़ बढ़ रहे हैं। जैसे ये कितने का होगा? इसमें कुछ लिखा भी होगा। इसमें तो वो लिखा है, ये मुझे लगता है ये कहीं लिखा उखा तो है नहीं। ये 30 सेंटीमीटर व्यास का होगा, है ना, लगभग। तो उसको छोड़िए, ठीक है। तो हम लोग जो है बहुत बड़ा ग्लोब भी नहीं बना सकते हैं। क्यों इतने ही रेंज का रखे हैं? 20 से 60 सेंटीमीटर के रेंज का ही रखें। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लोब बहुत बड़ा बनाएंगे तो उसके साथ बहुत सारे क्या है? कमियां रह जाएंगी या बहुत सारी कठिनाई होगी। कौन कौन सी कठिनाई होगी? अगर आप ग्लोब, जैसे ये ग्लोब अगर बड़ा बनाते हैं कि भाई हम बड़ा बड़ा देखना चाहते हैं पूरा पृथ्वी को, इसमें छोटा है लेकिन आप एक ही समय में कई सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं छोटा होने के कारण पृथ्वी पर। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्लोब है, इतने बड़े कमरे के आकार का है ग्लोब, तो उसमें एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन देखने के लिए आपको सीढ़ी उड़ी लगानी पड़ेगी ना। कैसे देखेंगे भाई? इसमें तो आप यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे सब देख ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ग्लोब यही खूब बड़ा सा हो जाए, इमेजिन कीजिए। मैंने एक वीडियो बना के डाला था ग्रुप में। मैं लखनऊ गया था तो वहाँ एक पार्क में बहुत बड़ा सा ग्लोब बना था। अब उस ग्लोब पे आपको ऊपर की ओर देखना है तो सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? तो एक कठिनाई तो यह है कि आप एक समय में कई सारे लोकेशन जब देख सकते हैं इस छोटे से ग्लोब में। लेकिन अगर बड़ा सा ग्लोब होगा तो आपको बहुत कठिनाई होगी एक लोकेशन से दूसरा देखने में, पहली बात। दूसरी बात,
बड़ा सा ग्लोब बनाना आसान है क्या? नहीं आसान है, बहुत कठिन है। उसमें खर्च ज़्यादा आएगा, पैसा खर्च ज़्यादा होगा, बनाना भी उतना आसान नहीं है। दो बात। तीसरी बात, जैसे इसको मैं आसानी से ऐसे घुमा दिया, घूम रहा है, लेकिन अब सोचिए इतना बड़ा ग्लोब है, उसको आप हाथ से घुमा लेंगे, 4 5 10 लोग तो घुमाने के लिए लगेंगे, या तो फिर आप हर जगह सीढ़ी से घूम घूम के जाइए। तो वो पढ़ने के हिसाब से या शिक्षण कार्य में, क्योंकि ये शिक्षण के लिए ही तो है, पढ़ने पढ़ाने के लिए है, तो उतना उपयोगी नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत बड़े ग्लोब नहीं बनाए जाते, छोटे छोटे ग्लोब बनाए जाते हैं, है ना। तो ग्लोब ये बड़ा ना बनाने का एक कारण यह भी है, ठीक है। एक इसमें बात यह है कि जब आप बहुत बड़ी दूरियां नहीं लेते हैं, जैसे इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक भाग है मान लीजिए, है ना। तो जब आप इसमें एक बड़े क्षेत्र को लेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के दूरी को दिखाना है आपको, है ना। तो जब दूरी बड़ी होती है तो जो ये कर्व है पृथ्वी का, ये वक्रता, इसको क्या कहते हैं? वक्रता। क्या कहते हैं? वक्रता, कर्व। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस वक्रता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भूल नहीं सकते हैं, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई इतना वक्र है। लेकिन जब छोटी सी दूरी लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इतनी दूरी लूँ, इसी पृथ्वी का छोटा सा भाग लिया मैं, तो यहाँ आप लगभग देख रहे हैं कि एक सीधी ही रेखा बन रही है, बन रही है। मतलब आप पृथ्वी का अगर छोटा सा भाग लेते हैं, इतना बड़ा भाग, तो उसमें उसका जो वक्रता है वो लगभग शून्य रहती है, लगभग मान सकते हैं, रहती तो नहीं है, कुछ न कुछ रहता है, लेकिन लगभग मान सकते हैं वो क्या है? शून्य की तरह है या नहीं है। लेकिन अगर बड़ा भाग लेते हैं तो उसमें वक्रता रहती है। ये बताने का मतलब यह है कि जब आप एक छोटे से भाग का मैप बनाते हैं तो वो लगभग समतल ही तरह का रहता है, उसमें वक्रता को बहुत ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि प्रक्षेप हम देखेंगे तो उसमें कोण का भी महत्व है, डिग्री, कितने डिग्री की अक्षांश है, कितने डिग्री का देशांतर है ना। तो छोटे से भाग का जब आप प्रक्षेप लेते हैं तो लगभग क्या होता है? समतल ही रहता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज की क्लास में मानचित्र प्रक्षेप क्या है और उसकी परिभाषा देखा। प्रक्षेप क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा आप पृथ्वी के जो 3 डायमेंशन वाली चीज़ें हैं उसको समतल कागज़ पर 2 डायमेंशन में दिखाते हैं, है ना। फिर हमने ग्लोब देखा, क्यों इतना बड़ा नहीं बनाते। 2D 3D क्या है, वृत्त, सरफेस क्या है, स्फीयर क्या है, देखा, ठीक है ना। कल हम लोग मानचित्र के प्रक्षेप की कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखेंगे और अक्षांश, देशांतर रेखाएं और मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार जो है या करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के आइएगा। चलिए, ये